हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चर। जितने भी हमारे स्टूडेंट इस बार हैं 12th में और जिनको 2025 बोर्ड एग्जाम देना है, उनके लिए आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 केमिस्ट्री का यानी कि रसायन विज्ञान का एक वायरल पेपर। ऐसे ही 2025 बोर्ड एग्जाम में आपके केमिस्ट्री का पेपर आएगा। देखो, पेपर कोड याद रख लेना भैया, दिमाग में रख लेना, और इस पूरे पेपर को मैं सॉल्यूशन के साथ आज आपको बताऊंगा। जैसे ही मुझे ये वायरल पेपर मिला केमिस्ट्री का, मैंने तुरंत सोच लिया कि अपने स्टूडेंट को ये पेपर देना है और इसका सॉल्यूशन भी देना है। देखो, पूरा सॉल्यूशन यहां पे मैं लेकर आया हूं इस पूरे पेपर का। मैंने लिख लिया है पूरा सॉल्यूशन रात रात भर जाग कर, ताकि आपको इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन मिल सके। तो चलिए इस वायरल पेपर को हम सॉल्व करते हैं। केमिस्ट्री का पेपर कैसा आता है, टफ होता है या इजी होता है, किस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन होते हैं, कौन से क्वेश्चन कितने नंबर के आते हैं, सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, एक भी मिनट मिस नहीं करना है। देखो, 2025 रसायन विज्ञान पूर्णांक आपका 70 नंबर का रहेगा, समय 3 घंटे 15 मिनट का रहेगा। अब कुछ नोट आपको दिए जाएंगे कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। देखो, पूरा पेपर पैटर्न भी मैं आपको बताऊंगा। ये वायरल पेपर है, इसमें सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको मैं सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा। आगे देखो, निर्देश, सभी प्रश्न अनिवार्य है, प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके समक्ष दिए गए हैं। दूसरा, गणनात्मक प्रश्नों में गणना के समस्त पद लिखिए, मतलब जहां पे कैलकुलेशन की बात आए वहां पे आपको कैलकुलेशन के सारे पदों को लिखना है। तीसरा, प्रश्नों के प्रासंगिक उत्तर लिखिए। चौथा, जहां आवश्यक हो रासायनिक समीकरण भी दीजिए, क्योंकि ये केमिस्ट्री है, इसमें रिएक्शन तो होगा ही। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये बोलना चाहूंगा कि वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैंने इस वीडियो को 2000 लाइक का टारगेट रखा है। अगर आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे तो ऐसे ही मैं आपको सारे सब्जेक्ट के पेपर विथ सॉल्यूशन लेकर आऊंगा। बस सपोर्ट बनाए रखें। चलो, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं भैया। स्टार्टिंग में जो होगा आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, इसमें कितने क्वेश्चन रहेंगे, बात इसकी आती है कि आखिर कितने क्वेश्चन रहते हैं ऑब्जेक्टिव में। तो ऑब्जेक्टिव में टोटल 6 क्वेश्चन रहेंगे आपके। ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न जो होंगे 6 क्वेश्चन रहेंगे, 6 नंबर के। देखो, इस प्रश्न पत्र के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। जैसे का वाला क्वेश्चन देखो, शुद्ध जल की मोलरता होती है। देखो, ये क्वेश्चन भैया बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव में आता है, हमारे फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है कि शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है। किसी को पता है? अरे हमको पता है, 55.56 होती है शुद्ध जल की मोलरता। इसको अपने दिमाग में रख लो कहीं भी, किसी भी कोने में, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो दूसरा खा वाला, विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या होता है। देखो, मैंने बताया था आपको, विशिष्ट चालकता सिग्मा इक्वल टू होता है। देखो, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, तो सिग्मा इक्वल टू 1/ρ होता है। अब रो का मात्रक होता है ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर। अब सिग्मा का अगर मात्रक निकालेंगे तो उसको ऊपर ले जाएंगे तो आपका आएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। आपका यही मात्रक होगा। अगर आप अब भी डाउट में हैं तो YouTube पर सर्च कर लेना विशिष्ट चालकता शुभम लेक्चरर, आपको क्लास मिल जाएगा। उसमें मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया है। ठीक है, या फिर मैं थोड़ा सा अगर आप लोग कहें तो मैं समझा ही देता हूं। ठीक है, ताकि आपका डाउट क्लियर रहे, बाद में ये ना रहे। देखो, यहां पे मैं थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास करूंगा। देखो, सिग्मा इक्वल टू होता है, विशिष्ट चालकता होता है 1/ρ। रो है विशिष्ट प्रतिरोध। अब यहां पे रो इक्वल टू भी एक फॉर्मूला होता है। रो इक्वल टू होता है RA/L। हम पहले रो का मात्रक निकाल लेंगे तो हमें सिग्मा का मात्रक ऑटोमेटिक मिल जाएगा। R है प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। A है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। ठीक है, और L है लंबाई, लंबाई का मात्रक मीटर। ठीक है, तो मीटर स्क्वायर से मीटर कैंसिल हुआ, क्या बचा, यानी कि हमारे रो का मात्रक आया विशिष्ट प्रतिरोध का ओम मीटर। देखो, 1 मीटर चला गया है, 1 मीटर अभी भी है, तो ओम मीटर आपका इसका मात्रक हो गया। अब कोई कहे भैया रो का मात्रक ओम मीटर होता है, अब आप सिग्मा का मात्रक निकालो, तो सिग्मा इक्वल टू हमें पता ही है 1/ρ होता है, तो 1/ρ के जगह पर ओम मीटर रख देंगे, क्योंकि इसका मात्रक ओम मीटर होता है। ठीक है, ओम मीटर होता है। अब ओम मीटर को हम क्या करेंगे, ऊपर ले आएंगे भैया।
देखो ओम मीटर को ऊपर लाएंगे तो ओम के ऊपर 1 रहता है, तो ये हो जाएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। अब मीटर का छोटा भाई मतलब मीटर से छोटा होता है सेंटीमीटर, तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स भी इसको हम लिख सकते हैं। तो देखो आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन ही सही होगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। हम सारे ऑप्शन अभी नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि बाकी सब गलत हैं, केवल फर्स्ट वाला सही है, तो उसको हमने सही कर दिया। गा देखो, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है? ये हमारे थर्ड चैप्टर रासायनिक बलगतिकी चैप्टर का क्वेश्चन है कि जो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होता है ना, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, उसके वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है? चलो, जैसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया का सेकेंड इनवर्स, शून्य कोटि की अभिक्रिया का मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, लेकिन इसका क्या होगा? तो देखो, फर्स्ट है लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स, दूसरा है मोल सेकेंड इनवर्स, तीसरा क्या है लीटर सेकेंड इनवर्स, और चौथा है लीटर मोल सेकेंड इनवर्स। तो क्या होगा इसका मात्रक? देखो, इसका मात्रक होगा लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स, यानी कि मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, यही इसका मात्रक होता है, दिमाग में अपने रख लेना, दिमाग तो है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। घा वाला क्वेश्चन देखो, ध्यान से समझना, पूरा पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। घा, न्यूक्लिक अम्ल में न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े होते हैं। भैया ये हमारे जैव अणु चैप्टर जो हमारा लास्ट चैप्टर है उसका क्वेश्चन है कि न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं उसमें न्यूक्लियोटाइड आपस में किस बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं? फर्स्ट है पेप्टाइड बंधन द्वारा, सेकंड है फास्फोडाइस्टर बंधन द्वारा, थर्ड है ग्लाइकोसाइडी बंधन द्वारा, फोर्थ है हाइड्रोजन बंधन द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, फास्फोडाइस्टर बंधन द्वारा आपस में न्यूक्लियोटाइड से जुड़े होते हैं न्यूक्लिक अम्ल में। चलो अंगा नंबर, हिंस वर्ग अभिकर्मक है, इसमें से कौन सा कंपाउंड है जिसको हम लोग हिंस वर्ग अभिकर्मक भी बोलते हैं? फर्स्ट है एथिल ऑक्जेलेट, सेकेंड है ट्राइमेथिलमिन, थर्ड है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, और फोर्थ है बेंजिल क्लोराइड। तो भैया बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड जो होता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग हिंस वर्ग अभिकर्मक भी बोलते हैं। क्या देखो, छठवां 6 नंबर हमारा ऑब्जेक्टिव होगा, लास्ट ऑब्जेक्टिव, वो कार्बोहाइड्रेट जो मनुष्य के पाचन तंत्र में नहीं पचता है। ऐसा कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्ट नहीं होता? फर्स्ट है स्टार्च, सेकंड है सेलुलोज, थर्ड है ग्लाइकोजन, फोर्थ है ग्लूकोज। तो भैया सेलुलोज जो है ये हमारे पाचन तंत्र में नहीं पचता है। ऐसा माना जाता है हमारे पूर्वजों में ये जो सेलुलोज था ये पचता था, लेकिन हम लोगों में नहीं पचता है। ठीक है, चलो, क्योंकि हमारा वो अंग अब अवशेष के रूप में सिर्फ बचा है। तो ये 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे भैया, 6 क्वेश्चन थे 1-1 नंबर के, यानी कि 6 नंबर आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा है सेकंड। अब आते हैं अपने अति लघु उत्तरीय प्रश्नों पर। ये टोटल कितने क्वेश्चन होंगे? ये 2-2 नंबर के टोटल 8 क्वेश्चन होंगे, आपको 16 नंबर मिलेगा। जैसे दूसरे में काखा गाघा करके 4 क्वेश्चन रहेंगे 2-2 नंबर के, तीसरे में भी काखा गाघा करके 4 क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि 16 नंबर के लघुत्तरीय प्रश्न आपके आएंगे 2-2 नंबर वाले। उसके बाद लघुत्तरीय प्रश्न 4 नंबर के होंगे भैया, ये अति लघुत्तरीय प्रश्न आपका है। ठीक है, इसके बाद में लघुत्तरीय प्रश्न 4 नंबर का होगा, 3 नंबर, पहले 3 नंबर का होगा फिर 4 नंबर का। ठीक है, तो पहले इसको देखते हैं, अति लघुत्तरीय प्रश्नों को देखो क्या है, ध्यान से समझना, मैं सॉल्यूशन भी दूंगा। देखो, एक विलयन में 40 ग्राम NaOH को 50 ml जल में घोला गया है। देखो यहाँ पे 50 ml नहीं रहेगा, 500 ml रहेगा, ध्यान देना थोड़ा सा, 500 ml है। ठीक है, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। तो एक विलयन में 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को 50 ml जल में घोला गया है, इसकी मोलरता एवं नॉर्मलता की गणना करो। देखो आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया है, इसमें Na का जो अणुभार होगा वो कितना होगा, किसी को पता है? Na का 23 होगा। ठीक है, ऑक्सीजन का होगा 16, ऐसे कहीं कहीं दिया रहता है, कहीं कहीं नहीं दिया रहता है। ठीक है, और हाइड्रोजन का जो है वो होता है 1, हाइड्रोजन का होता है 1, इतना याद रखना क्योंकि इससे हमें अभी निकालना है। तो देखो, एक विलयन में 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को 500 मिली जल में घोला गया है, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये 40 ग्राम है, जल आपका 500 मिलीलीटर है। तो कौन ज्यादा है बताइए, किसकी मात्रा ज्यादा है? जल की मात्रा ज्यादा है तो ये विलायक होगा, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है इसकी मात्रा कम है तो ये विलेय होगा।
तो हम पहले यहाँ पे लिखेंगे, देखो मैंने सॉल्यूशन लिख रखा है। देखो पहले हम विलेय का भार लिखेंगे। देखो 40 ग्राम हमें विलेय का भार दिया गया है। सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा विलेय है क्योंकि इसकी मात्रा विलयन में कम है, तो विलेय का भार है 40 ग्राम। अब विलेय का अणुभार निकाल लेते हैं। मैंने बताया था सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो सबका जोड़ दो, 23, 16, 1, तो 40 हमारा विलेय का अणुभार भी आ गया। अब हमें अगर मोलरता निकालनी है तो मोलरता का फॉर्मूला होता है, देख लो, इसका फॉर्मूला होता है विलेय के मोलों की संख्या अपान विलयन का आयतन लीटर में। तो पहले हम विलेय के मोलों की संख्या निकाल लेते हैं। इसको कैसे निकालेंगे? अगर आप विलेय के भार को विलेय के अणुभार से डिवाइड कर दोगे तो विलेय के मोलों की संख्या आ जाएगी। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया विलेय का भार बट्टा विलेय का अणुभार। अगर आपको विलायक के मोलों की संख्या निकालनी होती तो विलायक का भार बट्टा विलायक का अणुभार कर देते, ठीक है। तो इसका भार भी 40 ग्राम है, अणुभार भी 40 ग्राम है, हमने निकाला है, तो कट हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो विलेय के मोलों की संख्या 1 आ गई। अब दूसरी चीज हमें विलयन का आयतन निकालना है, तो विलयन का आयतन 500 मिलीलीटर हमें दिया गया है। अब 500 ml को पहले आप लीटर में बदलो। अब बताओ 1000 ml इक्वल टू 1 लीटर होता है, तो आपको अगर 500 मिलीलीटर को 1 लीटर में बदलना है, मतलब लीटर में बदलना है, तो 500 को 1000 से डिवाइड कर देना है, क्योंकि मिलीलीटर को लीटर में बदलना है ना, तो 500 ml को 1000 से डिवाइड कर दो, तो 5/10 आएगा। इसको कट करोगे 1/2 आएगा। 1/2 को हम 0.5 लिख सकते हैं। तो विलयन का आयतन आ गया 0.5 लीटर, यानी कि 500 ml को हमने लीटर में बदला है। 500 ml का मतलब आधा लीटर, और ये 0.5 लीटर का मतलब भी आधा लीटर होता है, अगर अपनी भाषा में समझें, ठीक है। अब हमें विलेय के मोलों की संख्या पता चल गई, 1 है, विलयन का आयतन 0.5 है। अब हम विलयन की मोलरता निकाल लेंगे। तो विलयन की मोलरता जो होती है वो विलेय के मोलों की संख्या अपान विलयन का आयतन लीटर में, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो विलेय के मोलों की संख्या 1 थी, विलयन का आयतन 0.5 था। आप ऐसे भी काट सकते थे, लेकिन मैंने क्या किया, इसको सरल बना दिया है। ऊपर 10 से गुणा किया, नीचे भी कर दिया, कोई बात नहीं, दोनों ऊपर नीचे किया है तो सेम बात है। तो ऊपर 10 का 1 से गुणा हुआ 10 हो गया, और 0.5 का 10 से गुणा होगा 5 आ जाएगा। 10 से 5 कैंसिल करोगे 2 आएगा। तो विलयन की मोलरता जो है वो 2 मोल प्रति लीटर आ गई। तो हमें निकालना क्या है, इसकी मोलरता एवं नॉर्मलता दोनों निकालनी है। तो मोलरता समझ में आ गया, हमें कुछ नहीं करना था। हमें विलेय का भार अणुभार दिया गया था, विलेय के मोलों की संख्या हमने निकाली, विलयन का आयतन मैंने लीटर में कर दिया, फिर हमने फॉर्मूला लगा दिया विलेय के मोलों की संख्या अपन विलयन का आयतन, और हमारा फाइनली 2 मोल प्रति लीटर आ गया। अब देखो नॉर्मलता क्या होगा। देखो NaOH विलयन की मोलरता एवं नॉर्मलता समान होगा, मतलब जितना आपका मोलरता आया है ना 2 मोल प्रति लीटर, ऐसे आपका नॉर्मलता भी 2 ही आएगा, क्योंकि इसका तुल्यांकी भार एवं अणुभार समान है। देखो NaOH का अणुभार अगर आप लोग निकालोगे तो 40 अगर इसमें आया है तो 40 उसमें भी आएगा। तो अणुभार और तुल्यांकी भार समान होने के कारण इसकी नॉर्मलता भी 2 ही होगी। बस इतना सा आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया, थोड़ा लॉन्ग था। देखो इस क्वेश्चन को मैंने लिख रखा था सॉल्यूशन के लिए, क्योंकि इसको मैं पहले भी आपको करा चुका हूं। आप लोग अगर सर्च करोगे यूट्यूब पर क्लास 12 केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल शुभम लेक्चरर, आपको क्लास मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट सर्च कर लो सॉल्यूशन चैप्टर इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल शुभम लेक्चरर, आपको क्लास मिल जाएगा। खा देखो, खा वाला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। देखो, यद्यपि विद्युत रासायनिक श्रेणी में एल्यूमिनियम हाइड्रोजन से ऊपर है, किंतु ये वायु और जल में अस्थायी है, क्यों? 2 नंबर का ये भी, मतलब विद्युत रासायनिक श्रेणी में एल्यूमिनियम जो है वो हाइड्रोजन से ऊपर है, फिर भी ये वायु और जल में अस्थायी क्यों है एल्यूमिनियम? देखो इसका रीजन है, देखो लिख दो, ऐसे प्यार से लिख देना, यद्यपि विद्युत रासायनिक श्रेणी में एल्यूमिनियम हाइड्रोजन से ऊपर है, किंतु ये वायु और जल में अस्थायी है, क्योंकि यह गर्म जल या जलवायु के साथ उच्च ताप पर क्रिया करता है। जो हमारा एल्यूमिनियम है ये गर्म जल या जलवायु के साथ उच्च ताप पर क्रिया करता है, और साधारण ताप पर, अगर कम ताप रहेगा तो जल के साथ इसकी क्रिया मंद होती है। इसीलिए विद्युत रासायनिक श्रेणी में एल्यूमिनियम हाइड्रोजन से ऊपर है, फिर भी ये वायु और जल में अस्थायी है, क्योंकि ये गर्म जल या जलवायु के साथ उच्च ताप पर क्रिया करेगा, और साधारण ताप पर जल के साथ इसकी क्रिया मंद होगी, मतलब स्लो होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्टूडेंट, गा वाला क्या है, वेग स्थिरांक तथा साम्य स्थिरांक में अंतर स्पष्ट कीजिए, 2 नंबर का आएगा। तो इसको भी मैं बता देता हूं। देखो सॉल्यूशन मैं दे रहा हूं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको रख लो, अच्छे से तैयारी करो। क्या है, कुछ नहीं है भाई। देखो वेग स्थिरांक अभिकारक पदार्थों की इकाई सांद्रता पर होने वाली अभिक्रिया की गति को कहते हैं। मतलब वेग स्थिरांक क्या है, वेग स्थिरांक जो है वो अभिकारक पदार्थों की इकाई सांद्रता पर होने वाली अभिक्रिया की गति को कहते हैं। जबकि साम्य स्थिरांक उत्क्रमणीय अभिक्रिया में अग्र अभिक्रिया के वेग स्थिरांक तथा विपरीत क्रिया के साम्य स्थिरांक का अनुपात होता है। देखो इसको ऐसे ही पढ़ना होगा आपको, कुछ खास ट्रिक नहीं है कि मैं आपको बता दूंगा, बढ़िया टॉनिक दे दूंगा, उसको पी लेंगे आराम से, ठीक है, ऐसी बात नहीं है। इसको ध्यान से समझना, इसको नोट कर लेना, क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो घा वाला है, रेडॉक्स विभव किसे कहते हैं, 2 नंबर का आता है भैया। तो ये लो, रेडॉक्स विभव क्या होता है, जब सेल में ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया होती है तो धातु और विलयन के मध्य विभवांतर स्थापित हो जाता है, जिसको रेडॉक्स विभव कहते हैं। मतलब जब सेल में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन होगा, यानी कि ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया होती है, तो धातु और विलयन के मध्य स्थापित विभवांतर को रेडॉक्स विभव कहते हैं। मतलब जब किसी सेल में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रिया होगी तो धातु और विलयन के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होगा उसी को ही हम रेडॉक्स विभव बोलेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सा आंसर हमने दे दिया है। अब फिर देखिए एक और क्वेश्चन आ गया हमारा तीसरा का, ये भी मोलरता से रिलेटेड क्वेश्चन है। मैं आपसे कहता रहता हूं विलयन चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल हैं सबको पढ़ लो, चाहे वो मोलरता हो, चाहे मोललता हो, चाहे मोल प्रभाज हो, आपको सबको पढ़ लेना है। देखो 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड 200 मिली जल में घुला है, विलयन की मोलरता की गणना करो। देखो यहाँ पे दिया गया है सोडियम का 23 है अणुभार, क्लोरीन का 35.5 है। तो देखो 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड है, इसको 200 मिली जल में घोला गया है। किसकी मात्रा कम है, किसकी ज्यादा है? देखो हमारा सोडियम क्लोराइड कम है, 5.85 लगभग 6 ग्राम है, और जल 200 मिली है भैया। तो ये विलेय होगा, ये विलायक होगा, ठीक है। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला NaCl होता है, तो इसको भी हम लिखेंगे। देखो विलेय का भार हमें 5.85 दिया गया है, विलेय का भार 5.85 ग्राम, विलेय है आपका NaCl। अब इसका अणुभार निकाल लेते हैं, विलेय का अणुभार, तो Na का अणुभार और Cl का दोनों का जोड़ दो। देखो Na का 23 दिया गया है, Cl का 35.5 दिया गया है, तो 23 प्लस 35.5 यानी कि दोनों को जोड़ेंगे तो 58.5 आएगा। तो विलेय का भार और अणुभार दोनों पता चल गया। अब विलेय के मोलों की संख्या यहां से निकाल लेते हैं। तो विलेय के मोलों की संख्या का फॉर्मूला होता है विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार। तो भार है 5.85, अणुभार है 58.5, तो यानी कि 5.85 है, ये 58.5 है। तो 5.85 1 जा 5.85 और 5.85 10 जा 58.5, 1/10 आ जाएगा। इसको जब डिवाइड करोगे 0.1 आएगा। तो विलेय के मोलों की संख्या 0.1 मोल आ गया। अब विलयन का आयतन हमें 200 मिली लिया गया है, तो विलयन का आयतन 200 मिली दिया गया था। देखो ये 200 मिलीलीटर, अब इसको भी लीटर में बदलोगे तो 200 को 1000 से डिवाइड करना होगा, क्योंकि 1000 मिलीलीटर इक्वल टू 1 लीटर होता है। तो मिलीलीटर को अगर लीटर में बदलना है तो 1000 से डिवाइड कर दो। अगर आपको 100 ml को बदलना होता लीटर में तो 100/1000 कर देते, 500 ml को बदलना होता 500/1000 कर देते, ठीक है। तो हमें बदलना है 200 मिली को, तो 200/1000। अब 200/1000 है तो दशमलव काट, सॉरी 0 कट कर देंगे, 2/10 आएगा, 1/5 आएगा, कट करोगे 0.20 आएगा, ठीक है। तो विलयन का आयतन 0.20 लीटर आ गया। अब विलेय के मोलों की संख्या 0.1 है, विलयन का आयतन 0.20 है। अब विलयन की मोलरता निकाल लेते हैं। विलयन की मोलरता का फॉर्मूला होगा विलेय के मोलों की संख्या अपान विलयन का आयतन लीटर में। मोलों की संख्या 0.1, आयतन है 0.20, कट करेंगे 0.5 आएगा। तो विलयन की मोलरता हमारी आ गई 0.5 मोल प्रति लीटर। कुछ है नहीं, वही सेम प्रोसेस जो मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसका हमने 8 नंबर कंप्लीट कर लिया था, अब 8 नंबर हम तीसरे वाले का कंप्लीट कर रहे हैं। 4 क्वेश्चन इसमें भी है, फर्स्ट वाला हमने कर लिया है। देखो 298 केल्विन पर 0.20 m के Cl विलयन की चालकता 0.0248 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स है। इसकी मोलर चालकता का परिकलन कीजिए। तो देखो हमें टेम्परेचर से कोई खास मतलब यहाँ पे है नहीं, हमें मोलरता दिया गया है 0.20
और विशिष्ट चालकता दी गई है 0.0248। हमें निकालना है मोलर चालकता। तो देखो मोलरता हमें दिया गया 0.20 एम, विशिष्ट चालकता दिया गया कप्पा, इसको कप्पा से प्रदर्शित करते हैं, लगभग के की तरह बनता है। ये 0.0248 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स दिया गया। मोलर चालकता निकालना है, तो मोलर चालकता लैम्डा एम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कप्पा इंटू 1000 अपान मोलरता। ये फॉर्मूला याद रखना, यही फॉर्मूला होता है मोलर चालकता का। अब देखो कप्पा की वैल्यू ऊपर दी गई है 0.0248, तो हमने लिख दिया 0.0248 इंटू 1000 अपान मोलरता की वैल्यू दी गई है 0.20, तो 0.20। देखो मोलरता के मात्रक को हम कैपिटल एम भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है मोल प्रति लीटर ही लिखें, ये भी हम लिखते हैं, ठीक है, तो ऐसे लिख दिया। अब देखो ये दशमलव जो है 1000 से जब आप इसको गुणा करोगे तो ये 3 अंक इधर आ जाएगा, यानी कि 1 2 3, ये 24.8 हो जाएगा अपान 0.20। इसको कट करोगे तो 124 लगभग आएगा। एक तरीका और है, ऊपर 100 से गुणा कर दो, नीचे 100 से गुणा कर दो, फिर डिवाइड करोगे तो आसानी रहेगी, ठीक है। तो लैम्डा एम इक्वल टू 124 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स आपका मोलर चालकता आ जाएगा। तो समझो कुछ है नहीं इसमें खास, क्योंकि ये क्लास है बहुत खास। चलो आगे बढ़ते हैं भैया। गा वाला अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या है, 2 नंबर का भैया आता है, ये रासायनिक बलगतिकी चैप्टर का क्वेश्चन है। अब यहां से मैं आपको कुछ क्वेश्चन के ही सॉल्यूशन बताऊंगा, क्योंकि पूरे इस पेपर का सॉल्यूशन देना बहुत टाइम लगेगा, उसको मैं अलग से आपके लिए क्लास लेकर आऊंगा। बस आप लोग वीडियो को लाइक करना ताकि मैं मोटिवेट रहूं और आपके लिए क्लास लाता रहूं। घा देखो एक्टिनाइड का आवर्त सारणी में स्थान निर्धारित कीजिए, ये भैया डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व चैप्टर का क्वेश्चन है। तो टोटल 4 क्वेश्चन यहाँ पे 2-2 नंबर के, 8 नंबर के ये रहेंगे, यानी कि 8 और 8 16 नंबर के आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे। अब बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा आगे, अब आते हैं 3-3 नंबर वाले लघु उत्तरीय प्रश्नों पर। अब 3 नंबर वाले लघु उत्तरीय प्रश्न है वो 4 क्वेश्चन आते हैं, केवल 4 क्वेश्चन रहेंगे 12 नंबर, और 4 नंबर वाले लघु उत्तरीय प्रश्न इसके बाद आएंगे, वो 4 क्वेश्चन रहेंगे 16 नंबर के, ठीक है। तो चलो देखते हैं इसको। चौथे का ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में अंतर स्पष्ट करो भैया, ये हमारे जैव अणु चैप्टर का क्वेश्चन है। अब मैं बहुत ज्यादा सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा, क्योंकि अभी हम बहुत सारी क्लासेज आपको प्रोवाइड कराएंगे, टेंशन मत लेना। ज्यादातर क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने दे दिया है इसी में, ठीक है। आगे भी क्वेश्चन देख लो, पेपर देख लो, सॉल्यूशन तो हम देते रहेंगे। कोलराउस का नियम समझाइए तथा इसके 2 अनुप्रयोग भी लिखिए, 3 नंबर। चलो इसको समझते हैं। कोलराउस का नियम क्या है, कोलराउस लॉ। कोलराउस के नियम के अनुसार बहुत सिंपल सा है, किसी विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता लैम्डा इनफाइनाइट एम जो है अनंत तनता पर विद्युत अपघट्टों द्वारा दिए जाने वाले धनायनों तथा ऋणायनों की आयनिक चालकताओं का योग होती है। मतलब किसी भी विद्युत अपघट्ट की जो मोलर चालकता होती है ना, वो उसके धनायन और ऋणायन के मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। जैसे देखो लैम्डा इनफाइनाइट एम HCl, हमने HCl विद्युत अपघट्ट ले लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब HCl में आपको पता है इसमें H प्लस आयन होता है, Cl माइनस आयन होता है, तो इसकी जो मोलर चालकता है ना, वो इसके धनायन यानी कि H प्लस की मोलर चालकता और Cl माइनस इसके ऋणायन की मोलर चालकता के योग, देखो बीच में प्लस लगा है, तो योग के इसके बराबर होती है। यही कोलराउस का नियम है, सिंपल सा तो है। मतलब किसी विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता हमने HCl ले लिया, इसकी जो मोलर चालकता है इसके धनायन और इसके ऋणायन के मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है, सिंपल सा था। चलो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, धीरे धीरे आगे बढ़ते चलेंगे क्योंकि सफर अभी जारी है। चलो गा देखो नाइट्रोबेंजीन की NO2 समूह तथा बेंजीन वलय की एक अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिए, 3 नंबर। इसको मैं आगे आगे बताऊंगा। संक्रमण तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था का प्रदर्शन क्यों करते हैं, 3 नंबर। तो ये 3-3 नंबर वाले 4 क्वेश्चन रहेंगे, 12 नंबर आपको मिलेगा। ये लघु उत्तरीय प्रश्न ही है आपका फर्स्ट वाला। अब 4 नंबर वाला लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं, 5 का। सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 3/4 पूर्ण करने में लगा समय अर्ध क्रिया को पूर्ण करने में लगे समय का 2 गुना होता है। भैया ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन रासायनिक बलगतिकी चैप्टर का एक न्यूमेरिकल है, और रासायनिक बलगतिकी चैप्टर के न्यूमेरिकल में आपको पहले भी बता चुका हूं, कहीं ना कहीं मैंने सारे क्वेश्चन आपको पढ़ाए हैं। बस सर्च करना आप लोग रासायनिक बलगतिकी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, शुभम लेक्चरर, आपको क्लास मिल जाएगा। देखो हाइड्रोएल्केन में एक आणविक नाभिक रागी प्रतिस्थापन यानी कि SN1 तथा द्विआण्विक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया SN2 की क्रियाविधि उदाहरण सहित समझाइए, 4 नंबर।
गा, ये आपका हाइलो एल्केन तथा हाइलो एरीन चैप्टर का क्वेश्चन है। SN1 और SN2 रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो जरूर पढ़ लेना आपको। गा देखो, वर्नर सिद्धांत की अभिधारणाएं लिखिए, उपसा संयोजन यौगिक चैप्टर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वर्नर सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी चैप्टर में VVT है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। संयोजकता आबंध सिद्धांत। घा देखो, एल्कोहल तथा KI यानी कि पोटेशियम आयोडाइड की अभिक्रिया में सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग क्यों नहीं करते हैं? 4 नंबर, यानी कि 4 नंबर के काखा गाघा करके 4 क्वेश्चन रहेंगे, 16 नंबर आपको इसके लिए मिलेगा। अब हम लोग चलेंगे मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट, चलेंगे अपने विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों की ओर, क्योंकि 20 नंबर के पूरे ये आते हैं भैया। 6 का देखो, इसमें हर एक क्वेश्चन में आपको ऑप्शन मिलेगा, वो नहीं कर पाते दूसरा करो। देखो, लकड़ी के भंजक आसवन से मेथिल अल्कोहल का निर्माण किस प्रकार किया जाता है? सभी अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण द्वारा समझाइए। मतलब मेथिल अल्कोहल CH3OH, इसको लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा कैसे बनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर चैप्टर का क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 7 का, 5 नंबर का रहेगा। नहीं पता तो अथवा लगा रहेगा। देखो, निम्नलिखित को समझाइए। एल्कोहल का अणुभार बढ़ने पर जल में इनकी विलेयता घटती है, मैंने पहले ही बताया, क्योंकि जैसे जैसे एल्कोहल का अणुभार बढ़ेगा ना, इनकी जल में विलेयता घटती जाएगी। ठीक है, क्योंकि एल्कोहल में जो OH समूह होता है ना, वो बहुत ध्रुवीय होता है। ठीक, जैसे जैसे अणुभार बढ़ता जाएगा वो इनकी विलेयता घटती जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की क्षमता कम हो जाएगी। दूसरा, पावर अल्कोहल क्या है, उसका उपयोग क्या है? तीसरा, फिनॉल अम्लीय क्यों होते हैं? तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं पर टिप्पणी करना है, 5 नंबर। तो दोनों में से आप कोई एक कर सकते हो। एल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर चैप्टर के क्वेश्चन का आने का चांस बहुत ज्यादा है। चलते हैं खा पे। अब देखो भैया, केमिस्ट्री है, इसमें रिएक्शन ना हो ऐसा पॉसिबल कैसे है? तो इसमें क्या होता है जब और कैसे प्राप्त करोगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। जैसे क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखिए, केवल आपको केमिकल रिएक्शन लिखना है, 5 क्वेश्चन रहेंगे, एक एक नंबर के, 5 नंबर आपको मिलेगा। जैसे फर्स्ट है, एथिल अल्कोहल भिन्न ताप पर H2SO4 के साथ क्रिया करता है, यानी कि क्या बनेगा? आपको इसमें अभिकारक दिया रहता है, उत्पाद बताना होता है, प्रोडक्ट क्या बनेगा। मतलब एथिल अल्कोहल जो है वो भिन्न ताप पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनेगा? ठीक है, एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला तो पता ही है, C2H5OH। ये भिन्न ताप पर सांद्र H2SO4 के साथ क्रिया करता है तो क्या बनेगा? दूसरा, कैल्शियम एसीटेट तथा कैल्शियम फॉर्मेट के मिश्रण को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? केवल केमिकल रिएक्शन आपको देना है। क्या होता है जब की रिएक्शन में आपको पहले भी बता चुका हूं, कमेंट करोगे सर आप रिएक्शन लेकर आओ तो मैं ले आऊंगा। तीसरा, एथिल अल्कोहल से एथिल सॉरी ये क्वेश्चन दूसरा आ गया है, ये इस टॉपिक का क्वेश्चन आ गया, कैसे प्राप्त करोगे? तो एक काम करना, ये तीसरा क्वेश्चन आप एक्सचेंज कर देना, ये तीसरा क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन आपका यहां पे रहेगा। देखो, फास्फोरस अम्ल को गर्म किया जाता है, इसको यहां कर देना, इस क्वेश्चन को यहां ले आना, क्योंकि बदल गया है क्वेश्चन, ये वाला यहां होना चाहिए, ये वाला वहां होना चाहिए। तो फास्फोरस अम्ल को गर्म किया जाता है तो क्या बनेगा? डाई एथिल ईथर PCl5 से अभिक्रिया करता है, यानी कि डाई एथिल ईथर C2H5O C2H5, ये PCl5 यानी कि फॉस्फेरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा? पांचवा, गन्ने की शक्कर के घोल को तनु H2SO4 के साथ उबाला जाता है तो क्या बनेगा? तो आपके 5 रिएक्शन थे, एक एक नंबर के, 5 नंबर आपको मिलेंगे भैया, केवल केमिकल रिएक्शन आपको देना है। इसमें मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको बता दूंगा, वही आप लोग पढ़ लेना, काम हो जाएगा, टेंशन बिल्कुल मत लेना। अथवा लगा है वो नहीं पता, आप दूसरा करो। देखो, कैसे प्राप्त करोगे? केवल रासायनिक समीकरण दो। ठीक है, इसमें भी आपको 5 नंबर के क्वेश्चन दिए जाएंगे, 1 + 1 + 1 + 1, 5 नंबर। ठीक है, कैसे प्राप्त करेंगे? केवल रासायनिक समीकरण दें। जैसे फर्स्ट है, एसिटिक अम्ल से एथिलअमीन, इसमें आपको रिएक्टेंट भी दिया जाता है, प्रोडक्ट भी दिया जाता है, यानी कि आपको बताना होता है किससे रिएक्शन होगा, कितने टेम्परेचर पर होगा, ये सब आपको बताना होगा, उत्प्रेरक क्या होगा, ये सब लिखना होगा। तो एसिटिक अम्ल से एथिलअमीन कैसे बनाओगे? दूसरा ये वाला ले लो, एथिल अल्कोहल से एथिल एसीटेट, एथिल सल्फेट कैसे बनाओगे? तीसरा, अमोनियम एसीटेट से एथिलअमीन कैसे बनाओगे? चौथा, बेंजीन से बेंजोइक अम्ल, पांचवा बेंजीन से DGT। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, कैसे प्राप्त करोगे, क्या होता है जबकि ये रिएक्शंस होंगे, आप लोग कहेंगे, कमेंट करेंगे तो मैं इन रिएक्शंस पर क्लास दे दूंगा। 7वें का देखो, अब फिर अभी हमारा 10 नंबर का सिर्फ विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हुआ है, अभी तो 10 नंबर का बाकी है। देखो,
फॉर्मिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि का वर्णन कीजिए तथा अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण दीजिए। फॉर्मिक अम्ल की फेहलिंग, विलयन तथा टॉलन अभिकर्मक के साथ क्या क्रिया होती है? 5 नंबर का। अथवा लगाए, नहीं पता तो ये वाला कर लो। एसिटिक अम्ल के औद्योगिक निर्माण की क्विक विनेगर प्रक्रम की विधि का वर्णन कीजिए। इसकी PCl3 यानी कि फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ अभिक्रिया लिखिए। इसका एक परीक्षण भी लिखिए। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। नहीं, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन खा वाला, ये सेवन का खा है। प्रोटीन के संदर्भ में निम्न को परिभाषित कीजिए। पेप्टाइड बंध, प्राथमिक संरचना तथा विकृतीकरण। ये आपको प्रोटीन के संदर्भ में इसको परिभाषित करना है। 5 नंबर। नहीं पता तो अथवा लगा है। ग्लूकोसाजोन, ग्लूकोनिक अम्ल एवं सॉर्बिटॉल को ग्लूकोज से कैसे प्राप्त करोगे? ये हमारे जैव अणु चैप्टर का क्वेश्चन है। तो इतने सारे क्वेश्चन होंगे, कुछ इस प्रकार के आपका पेपर आएगा। मैंने आपको पूरा पेपर यहाँ पे समझा दिया। अब हम थोड़ा सा अपने डिसीजन पर चलेंगे कि आखिर कौन से क्वेश्चन कितने नंबर के आते हैं, वो मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको बता देता हूं। देखो, बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे 6 नंबर के, अति लघु उत्तरीय प्रश्न 16 नंबर के, लघु उत्तरीय प्रश्न आपका 12 नंबर का और 16, यानी कि 3 नंबर वाले क्वेश्चन 12 नंबर के और 4 नंबर वाले क्वेश्चन 16 नंबर के रहेंगे। 20 नंबर के विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, यानी कि टोटल 70 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। अब हमारी अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि आपके जो लघु उत्तरीय प्रश्न है वो सबसे ज्यादा नंबर के आते हैं। 12 और 16 ऐड करो, 28 नंबर के लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे। तो लघु उत्तरीय पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। फिर विस्तृत उत्तरीय तो भैया आपका चैप्टर 6 से 10 तक के क्वेश्चन पढ़ लो, काम हो जाएगा, ठीक है। फिर अति लघु उत्तरीय, फिर बहुविकल्पीय, ऐसा आपका पूरा पेपर पैटर्न होगा। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्लास था। वीडियो को आप लोग लाइक करना जाते जाते, और ऐसे ही अगर आपको क्लास चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।